नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कुमार ब्लॉग। तो कल हम चर्चा कर रहे थे ओपेक देशों की और अमेरिका की कि अमेरिका ओपेक देशों के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, सऊदी अरब से अपनी फौज हटा रहा है। तो कल मैंने एक बात बोली थी, मैंने बोला था कि हर कोई अपना फ़ायदा देख रहा है, तो ओपेक देश अपनी तेल की खपत कम कर रहे हैं। तो इसमें कुछ लोग सोच सकते हैं कि इस समय तेल की खपत कम क्यों कर रहे हैं ओपेक के देश, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। इसी की वजह से तो विश्व में जो महंगाई है वो बढ़ेगी। तो आप लोग ये सोचिए कि जब कोरोना फैला था तो यूरोप और अमेरिका इन देशों ने वैक्सीन डेवलप की थी, वैक्सीन बना ली थी, लेकिन इन्होंने क्या किया उस समय तो लोग मारे जा रहे थे। अभी तो सिर्फ महंगाई फैल रही है, उस समय तो जाने जा रही थी, लेकिन इन लोगों ने वैक्सीन फ्री में ना दे करके कॉस्ट लगाई। ये लोग उस पर पैसा कमाना चाहते थे, तो वो उनके लिए आपदा में अवसर था, ये इनके लिए आपदा में अवसर है पैसा कमाने का। हर कोई अपना आपदा में अवसर देखता है, हर कोई चाहता है कि पैसा कैसे कमाया जाए। जब इन्होंने उस समय नहीं सोचा कि मानवता से बढ़कर कुछ चीज़ नहीं है, अगर हम वैक्सीन बना लिए तो हम इसे सस्ती रिलीज कर दें, कुछ सब्सिडी दे दें, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने तो सब मना ही कर दिया था। और वो मुद्दा आज भी यूएन के अंदर चल रहा है। आज भी भारत कोरोना की वैक्सीन के लिए मांग कर रहा है कि कोई भी ऐसी पेंडेमिक जिससे पूरे विश्व को हानि पहुँचे, तो अगर कोई देश ऐसी दवाई बना लेता है तो उसे फ्री में सबको दी जानी चाहिए, चाहे वो गरीब कंट्री हो। अब गरीब कंट्री हैं, अमेरिका की वैक्सीन है या यूरोप की वैक्सीन है, डॉलर में बेच रही है, तो वहाँ की जो वैक्सीन है आदमी खरीद नहीं सकता है, क्योंकि कॉस्ट बहुत महंगी होती है डॉलर के हिसाब से। अगर हम भी अपने यहाँ उस वैक्सीन को अगर अफोर्ड करते इंडिया के अंदर भी, तो कम से कम 500 से 600 रुपये की एक वैक्सीन की जरूरत पड़ती है। हर इंसान को 2-2 डोज लगनी है, आप लगाओ कितना पैसा खर्च होता है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो लगवा लेते हैं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उस समय काम धंधे सब बंद हो गए थे। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा नहीं है कि पश्चिमी ओपेक देश अपना जो काम कर रहे हैं वो भी अपना पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये लोगों ने किया तो अब वो लोग कर रहे हैं। लेकिन आज एक खबर सुनने में आई है कि इंडिया के अंदर गेहूं और चावल की कमी होने के आसार बन रहे हैं। तो सरकार ने हालांकि जो राशन की दुकानें होती हैं वहाँ पे चावल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गेहूं को शायद कम कर दिया है। लेकिन अभी तक इंडिया जो बाहर एड दे रहा था, मदद दे रहा था दूसरे देशों के लिए, अगर इंडिया उसे रोक देगा। अब आप समझदार हैं और सब समझ रहे हैं कि विश्व में किस तरह से राजनीति में परिवर्तन हो रहा है। यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, वो युद्ध बढ़ रहा है। कैसे भी समझो, पश्चिमी देश उसमें हवा दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। यूक्रेन के लोग भी ठीक हैं, वो अपनी जंग लड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि जंग नहीं लड़े, उन्हें अपनी जंग लड़नी है, वो लड़ रहे हैं। रूस अपना काम कर रहा है, लेकिन मानवता तो इसमें ख़त्म होती जा रही है। अगर ये दोनों बैठ करके एक टेबल पे आकर के बातचीत करें, और सभी जो यूरोप के कंट्री हैं अगर ये कोशिश करें कि हाँ बातचीत एक बार को हो जाए, तो शायद इससे कुछ हल निकल आएगा। क्योंकि जंग से कोई हल नहीं निकलता, कभी कोई हल नहीं निकला। शांति से जो हल निकल सकता है वो जंग से नहीं निकलता है। तो मेरा तो यही सोचना है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके युद्ध खत्म हो जाए, तो दुनिया इस संकट से बाहर निकले। अब आप सोचोगे कि जो विश्व में परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका पहले पाकिस्तान को एड दे रहा था, और आज अमेरिका कुछ पेपर पब्लिश कर रहा है और उसमें पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं कर रहा। इवन खबर सुनने में आई है कि जो बाइडन कह रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे खतरनाक कंट्री है। तो अब ये तो पता नहीं है कह रहे हैं कि नहीं, अगर लेकिन अगर जो बाइडन इस बात को कह रहे हैं, तो जो बाइडन को क्या ये बात आज पता चली है? जो बाइडन को तो इससे पहले से भी ये बातें पता होनी चाहिए ना। जो बाइडन बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो उनके पास तो खबरों का सारा माध्यम होता है, सारी खबर उनके पास होती है, सारे संचार मौजूद होते हैं। लेकिन ये तो ये है, अब ये बातें अगर इन्होंने बोला है तो ये बात इसलिए बोली गई है कि इंडिया की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है। इंडिया भी तो जो बाइडन को, क्या अमेरिका को या यूरोप की कोई भी कंट्री हो, उसका जवाब दे रहा है। इंडिया जैसा वो बोल रहे हैं, इंडिया उसका रिप्लाई दे रहा है। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि कभी इनके साथ ऐसा हो सकता है कि कोई कंट्री इस तरह से इन्हें जवाब दे सकता है। लेकिन भविष्य को देखते हुए हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि भरोसा करना है तो सिर्फ खुद पे करना है, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। क्योंकि ये लोग कभी भी साथ देने के लिए आगे नहीं आएंगे। ये सिर्फ पीछे खड़े होकर के कहते हैं कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक कैसे चलाई जाती है, तो वो इनसे सीखो, ये सब कुछ सिखा देते हैं। राजनीति एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें साम दाम दंड भेद सब सीखते हैं,
लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि राजनीति चाणक्य ने शुरू की थी। चाणक्य इंडिया में पैदा हुआ था जब इन देशों का अस्तित्व भी नहीं था इस तरह से जैसी सभ्यता इनकी है। तो जहाँ से राजनीति पनपी है वहाँ से आजकल इंडिया राजनीति खेल रहा है। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पढ़े लिखे हैं, डिप्लोमेट्स भी रह चुके हैं और अब राजनीति में हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स दोनों में आ गए ये तो सारा कह सकते हो आप कि एक एनसाइक्लोपीडिया है ये ज्ञान का। सब पता है, फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, अभी उससे पहले सचिव रहे हैं, तो इन्हें सारी राजनीति पता है, सब देशों के बारे में पता है। एक ऐसा व्यक्ति इनके सामने खड़ा है जिससे कोई बात छुपी नहीं है, जो बोलने से नहीं डरता है, बोल देता है वो सामने, क्योंकि और वो बोलने के लिए अपने शब्द भी इस तरह के यूज करते हैं कि लोग उनके शब्दों को सुनते हैं, समझते हैं, वो तथ्य के साथ बोलते हैं, हवा में नहीं मारते। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई फॉरेन मिनिस्टर कोई बोल दिया, बाद में सफाई देनी पड़ती है, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर ये जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं और तथ्यों के साथ बोलते हैं। तो पत्रकार भी या दुनिया की मीडिया है उनके शब्दों पर गौर करती है कि जो बंदे ने बात बोली है क्या वो सही है, तो वो तथ्य के साथ बोली जाती है तो हमेशा सही ही होती है, उसमें गलत का कोई चांस ही नहीं बनता कि वो बात गलत हो सकती है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तो बहुत बढ़िया चल रही है। अब कुछ एक खबरें ऐसी आई हैं जैसे कि आज देखोगे IMF ने इंडिया की तारीफ की है कि इंडिया जिस तरह से मनी ट्रांसफ़र कर रहा है, गरीबों के खाते में पैसे दे रहा है, डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र की जो स्कीम है इंडिया में कांग्रेस ने शुरू की थी, मोदी गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाई है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ यूरोपीय कंट्री ऐसे में जो इंडिया की आलोचना भी कर रहे हैं। तो इंडिया को इस तरह इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो टांग पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना है। आज जो हम कर रहे हैं कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि इससे और अच्छा कैसे कर सकते हैं, ना कि हमें दूसरों की सुननी चाहिए कि हमारी कमियां निकाल रहे हैं। कमियां निकाल रहे हैं अच्छी बात है, अगर वो हमारी कमियां हमें निकाल के दे रहे हैं तो हमें उन कमियों को तो सुधारना चाहिए, ना कि उनकी कमियों को पकड़ के हमें बैठना चाहिए और हमें अफसोस मनाना चाहिए। हमें तो उन्हें धन्यवाद बोलना चाहिए कि धन्यवाद, आपकी वजह से हमारी कमी हमारे सामने आई और हम इसे बहुत जल्दी सुधारेंगे। जिस तरह से इंडिया हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है, दूसरी चीज़ों के बारे में भी अब आजकल जो चिप वगैरह थी उनकी भी फैक्ट्री इंडिया में लगनी शुरू हो गई है। पहले वो ताइवान में सबसे बड़ी कंपनी है, वो ताइवान के अंदर काम करती थी चिप वगैरह की। चीन भी अपना कहीं ना कहीं 10 से 15% चिप के कारोबार में है, लेकिन इंडिया में पहले नहीं था। अब इंडिया भी इस कारोबार में उतर रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ इंडिया में आ रही हैं। तो आप समझ लीजिए कि यूरोप की वालों की क्या मंशा है। जिस तरह से ठंडी बढ़ती चली जाएगी, कुछ दिन और देखिए आप, जैसे सर्दी और तेज़ होगी ना, ये यूरोप वाले आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए सर्दी में घरों के अंदर हीटर चलते हैं तो वहाँ एनर्जी चाहिए, और एनर्जी अगर उन्हें नहीं मिलेगी तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। हमारे यहाँ जब इतनी सर्दी पड़ती है तो सोचो, वो तो पोल के नज़दीक है, वहाँ पर कितनी सर्दी पड़ती होगी, उधर से ही ठंडी हवाएं आती हैं। हमारे यहाँ तो हिमालय है, तो हिमालय की तलहटी में ठंडी पड़ती है, हिमालय से हवाएं रुक जाती हैं, तो दक्षिण भारत की तरफ ठंडी आपने देखा होगा कम हो जाती है। मुंबई वगैरह में तो लोग सर्दी आती है तो फुल कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, उसी से काम चल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कितनी तेज़ ठंडी रहेगी, सारे कारोबार उनके ठप पड़ने के चांसेस हो जाएंगे। तो कुछ समय की बात है, अगर आप धीमे धीमे देखिए, अगर ये युद्ध ख़त्म ना हुआ तो मेरे को तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये यूरोप के अंदर ही एक और युद्ध न छिड़ जाए। जो अभी ये नाटो संगठन अपने आप को बहुत ताकतवर दिखा रहा है, कहीं इसी संगठन में टूटना पड़ जाए। हालांकि पड़ती दिख भी रही है, कुछ एक देश में तो प्रोटेस्ट होने भी शुरू हो गए कि हम नाटो को क्यों पहचानें। लेकिन इनको ये भी सोचना चाहिए कि एक देश दूसरे देश से क्यों लड़ेगा अगर आप शांति से रह रहे हो। कुछ होते हैं जिन्हें लड़ाई के बगैर मज़ा नहीं आता, ज़िंदगी सुकून की चल रही होती है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ज़्यादातर अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है तो एक ऐसा मंच क्यों नहीं बनाते हैं जहाँ पर इन सब चीज़ों को नोटिस किया जाए और इनके खिलाफ आवाज़ भी उठाई जाए। जहाँ तक मेरा मानना है, जैसे आप कहते हैं कि UN में हम बात उठाएंगे, लेकिन UN की सुनता कौन है? पहले तो UN को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि UN की बात सुनी जाए और मानी जाए। अगर UN की बात सुनी ही जाती है, सिर्फ नाम के लिए UN बचा है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई औचित्य नहीं बनता कि UN को सामने कोई प्रस्ताव रखा जाए, क्योंकि उससे होना कुछ है ही नहीं, सिर्फ टाइम बर्बाद होता है। सब इकट्ठे होते हैं तो मेरे ख्याल से तो समझो को पैसा भी बर्बाद हो रहा है। अगर UN को दुनिया को जैसे चलाते हैं
चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हर देश का होता है, तो यूएन भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन रखता है, लेकिन उसको फॉलो कितने लोग करते हैं? अगर कोई फॉलो ही नहीं करता है तो उसका मतलब क्या बनता है? फिर तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, सिर्फ नाम की बॉडी रह जाती है। तो जितना मेरी समझ में आया है यूएन, मैंने आज तक जितना देखा है, पढ़ा है यूएन के बारे में, बॉडी है, काम अच्छे के लिए है, उसकी सोच अच्छी है, यूएन अच्छी सोच से बनाया गया है, लेकिन ग्राउंड पे वर्क नहीं है यूएन का। ग्राउंड पे वर्क उस समय और जल्दी वर्क ख़त्म हो जाता है, उस समय इसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है कि जब P5 कंट्री में से कोई एक कंट्री इन्वॉल्व हो जाता है उसमें, तो उस समय तो इसकी भूमिका और भी ख़त्म हो जाती है। वो सुनते नहीं हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में अपना वीटो लगा देते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कहीं भी युद्ध हुआ है तो अमेरिका ने हथियार गिराए हैं। अब अमेरिका के ऊपर तो कभी सेंक्शन नहीं लगेगा। इराक में अमेरिका ने गिराए, दूसरी जगह पर भी अमेरिका ने गिराए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक और बहुत अच्छे जवाब दिया था पत्रकार को, जब किसी ने पूछा था, उन्होंने कितनी जगह गिराई थी जहाँ पे अमेरिका ने युद्ध शुरू किया था, लेकिन अमेरिका के ऊपर कोई सेंक्शन नहीं लगा, और अमेरिका ने वहाँ पे अपनी मन की मर्जी की और वहाँ से निकल गए। वो देश आज भी भूखमरी और गरीबी के कगार पर है। तो जो लोग अपने आप को मानवतावादी मानते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि ये लोग सिर्फ फ़ायदा उठाना जानते हैं। ये अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। इंडिया को आंखें दिखा रहे थे, पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर, POK को आज़ाद कश्मीर बोल दिया इन्होंने पाकिस्तान में आकर के, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को ऐड भी दे रहे हैं। लेकिन जब इंडिया ने अपनी आंखें दिखाई हैं, इन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इंडिया इस तरह से रिटेलिएट करेगा इनकी बातों का। इंडिया इतने कड़वे शब्द बोलना शुरू कर देगा। अब इन्हें दिख रहा है कि इंडिया तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, और इनकी जो छवि है वो विश्व के सामने जाहिर दिखा रहा है कि आप लोगों ने क्या किया है, आप लोग कितने मानवतावादी हो, आप कितने शांतिप्रिय है। तब जा कर के इनकी समझ में आया है कि नहीं, अगर अभी हम कुछ ऐसा करेंगे तो ऐसा ना हो कि इंडिया पूरी तरह से रसिया के पाले में चला जाए। एक बात सब कहते हैं कि आने वाली सदी एशिया की सदी है। बिल्कुल सही बात है, एशिया की सदी है, लेकिन एशिया की सदी जब तक नहीं हो सकती जब तक एशिया के अंदर शांति नहीं होगी। तो एशिया के जितने देश हैं, मेरा तो मानना ये है कि जैसे यूरोप में 18 देश हैं, वो सब मिल के रहते हैं, एशिया में नहीं मिल के रह सकते। एशिया में कुछ तो कमियां हम में भी हैं, क्योंकि हम एशिया में, हमारे अंदर का, मेरा कहने का मतलब है कि इन द सेंस एशिया के अंदर जितनी भी कंट्री हैं वो सब पश्चिमी देशों को फॉलो करती हैं, वो अपने ऊपर ट्रस्ट बहुत कम करती हैं। वहाँ से सारी रेटिंग डिसाइड होती है, पश्चिमी देश ही सब रीडिंग देते हैं। कोई सा भी इंडेक्स देख लो, सब पश्चिमी देश निकाल रहे हैं। हम लोग अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? हम पश्चिमी देश अपने आप को सबसे अच्छा बताते हैं, सब रेटिंग में वो अच्छे रहते हैं, लेकिन एशिया और अफ्रीका की रेटिंग सबकी वो गिरा के रखते हैं। किसी भी कंट्री को वो अच्छी रेटिंग नहीं देते हैं। जापान एक है, जापान को देते हैं, लेकिन आप लोग भी तो कुछ कीजिए, कोई तो ये कमी होगी यूरोप के अंदर। ऐसा तो नहीं हो सकता वो 100% बिल्कुल सही है, उस चीज़ पे तो उनके ऊपर भी उंगली उठाई जा सकती है। जब तक एशिया की कंट्री उनके ऊपर उंगली नहीं उठाएंगी, जब तक उनका रवैया कभी नहीं बदलेगा। वो कल भी तानाशाह थे, आज भी तानाशाह की तरह जीते हैं। उन्हें ये पता है कि जो हम कहेंगे वही दुनिया में होगा, जो हम डिसीजन लेंगे वही होगा। ठीक है, वो पैसे वाले हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन छोटे छोटे देश में भी तो कंपनियां चल रही हैं, वो अपनी छोटी छोटी कंपनियों को बढ़ावा दें। अब कोरोना का एग्जाम्पल लीजिए, कोरोना के अंदर कितने देशों की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, कितने देशों की, यूरोप तक की कमर टूट गई थी। वहाँ हम लोगों को खाना खाने के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगानी पड़ी थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या हुआ? आप सोचिए कि जब कोरोना फैला था तो यही यूरोपीय देश क्या कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा तबाही इंडिया के अंदर होगी, क्योंकि इंडिया का अंदर हेल्थ सेक्टर नहीं है। लेकिन जब नतीजे आए सामने, कोरोना का दौर धीमे धीमे गुजरा, तो कहाँ सबसे ज़्यादा तबाही हुई? उल्टा हुआ। हम लोगों को, ये लोग ये नहीं जानते कि हम इंडियंस हैं। ये हमें, जो इन्होंने इंडिया, इनके दादा परदादा ने देखा था, ये उसी को इंडिया मानते हैं। ये नहीं जानते कि इंडिया का बंदा होता है, उसके अंदर सब्र बहुत होता है, सहनशील होता है, वो आगे की सोच के रखता है। ये लोग क्या करते हैं, आज पैसा कमाया कल उसे ख़त्म करते हैं। इंडिया वाला अगर 10 रुपये कमाएगा तो उसमें से 2 रुपये बचाएगा, 8 वाले ही खर्च करते, लेकिन 2 बचा के रखेगा, न जाने कब जरूरत पड़ जाए। तो कोरोना के समय लोगों को वही पैसा काम आया है जो उन्होंने अपनी सेविंग्स की थी। औरतें अपनी ज्वेलरी में इन्वेस्ट करती हैं, उन्होंने उसका उपयोग किया है, वही पैसा इंडिया के काम आया, इसलिए इंडिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरी चीज़ इंडिया के अंदर ये भी होती है कि जो इंडिया की जितनी भी फैमिली हैं शहर में रह रही है, वो कहीं ना कहीं गांव से ज़रूर जुड़ी है, वो गांव से पूरी तरह से हटी नहीं है। तो जब शहरों में ज़्यादा कोरोना की
मार फैली तो वहाँ से लोग निकल के गांव की साइड आ गए थे। और गांव इंडिया में इतने घने नहीं है कि वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत हो। आए अपने बैठे दूर दूर, गांव के अंदर भी सारी सावधानियाँ बरती गई, ऐसा नहीं है नहीं बरती गई, लेकिन गांव में आबादी ज़्यादा नहीं होती है, हवा स्वच्छ होती है, तो लोग एडजस्ट हो जाते हैं। इस वजह से ज़्यादातर लोग गांव में निकल आए थे और वहाँ पे इंडिया के अंदर ऐसा कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं हुआ है। दूसरा, गांव के अंदर एक आदत होती है कि लोग अपने खाने पीने का इंतजाम साल भर का रखते हैं। कोई भी किसान है वो क्या करता है, कितनी भी खेती होती है सबसे पहले अपने लिए बचा के रखेगा, उसके बाद अगर उसके पास एक्स्ट्रा होगा तो उसे सेल करेगा मार्केट के अंदर। तो हम पहले से ही अपना साल भर का खाने का कोटा पूरा कर लेते हैं, तो हम साल किसके सामने आप फैलाएंगे। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, शहर में जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनको खाने की ज़रूरत वास्तव में थी, क्योंकि उनका कोई दूसरा ठिकाना नहीं था या आने जाने के साधन नहीं रहे। तो इस वजह से जो शहरों के अंदर खाना है ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वो सही किया गया था। तो जो भी आज IMF ने जैसा भी बोला है कि इंडिया के से सीखो, और कुछ देश हैं जो इंडिया की बुराई भी कर रहे हैं, खबरें भी छाप रहे हैं, लेकिन उन लोगों को यही पता है कि इंडिया उस ज़माने का इंडिया है जो उन्होंने उनके दादा परदादाओं ने देखा। आज का इंडिया के बारे में हम कुछ जानते भी नहीं हैं। यूरोप के अंदर आप अगर ज़्यादातर उनकी पॉपुलेशन को पूछोगे कि इंडिया, तो आज से 8-10 साल पहले ये आलम था कि शायद उन्हें इंडिया का नाम भी नहीं पता था कि इंडिया कंट्री भी है। लेकिन आज हम उस पोजीशन पे हैं कि हर बंदा ये जान रहा है कि इंडिया क्या है और इंडिया कहाँ है। अगर एशिया की सदी बनेगी तो एशिया में जब तक शांति नहीं आएगी, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर चीन, रूस और इंडिया तीनों एक हो जाएं और मिल जाएं तो जो यूरोप की मोनोपोली है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। इन 3 कंट्रियों के पास क्या नहीं है जो यूरोप से स्पेशल मिलता है। हम लोग सिर्फ इतना होगा कि आज जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं उससे हम थोड़े स्लो हो जाएंगे, लेकिन अगर जैसा यूरोप अपना ग्रुप बना के रहता है, अगर ऐसा ग्रुप एशिया के अंदर बन गया तो मेरा तो ये मानना है कि यूरोप की मोनोपोली ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 साल चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगी। हम सब कुछ करने में सक्षम हैं, बस अंतर ये है कि हम आपस में लड़ते रहते हैं। जब तक हमारे बीच में झगड़ा ख़त्म नहीं होगा, जब तक हम कभी भी, जैसे कहते हैं कि एशिया आप भविष्य का सदी डिसाइड करेगा कि एशिया का वर्चस्व हो, एशिया का वर्चस्व जब तक नहीं हो सकता जब तक एशिया में शांति नहीं आएगी। जितने भी कंट्री हैं एशिया के अंदर, इन सबको एक होना पड़ेगा। अगर ये एक नहीं होंगे तो हमेशा इन्हें गुलामी झेलनी पड़ेगी। कभी यूरोप की गुलामी झेलोगे, कभी अमेरिका के सैंक्शन झेलोगे। तो अगर हो सके, अगर वीडियो कोई देख रहा है तो इन चीज़ों को समझे, मेरा तो यही मानना है। और अपने अपने विचार आप रख सकते हैं, अपने विचार रखने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।